हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आपने कल देखा ही होगा, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे थे। ये उसका पार्ट 2 है। आगे कल तक हमने जो भी समझा था उससे नेक्स्ट इस लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें और साथ ही अपने फ्रेंड्स वगैरह जो भी हों उनके लिए शेयर भी कर दें। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बरियल्स। जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे होंगे, ये इजिप्टियन पिरामिड है। बहुत सारे लोग शायद गए भी होंगे यहाँ पे। तो इनके अंदर क्या है ना कि डेड बॉडीज़ जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग जब मर जाया करते थे या एक्सपायर हो जाते थे, तो फिर उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो इसमें अंदर दफनाई गई थी। आज भी इसके अंदर जो है वो रॉयल फैमिलीज़ के लोगों की डेड बॉडीज़ हैं, मतलब मरने के बाद उनको इस तरीके से इन बरियल्स के अंदर दफनाया गया था। ये जो इजिप्टियन उस समय पे जो इजिप्टियन सिविलाइजेशन थी, वो जो हमारे यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी उसके समकालीन थी, उसी के इसके कंटेम्प्ररी, दोनों एक दूसरे के कंटेम्प्ररी थी। तो यहाँ पे भी जब बरियल्स बनते थे इस तरीके के नहीं थे। क्या था कि आज भी हम देखते हैं बहुत से धर्मों में गड्ढा खोद के एक पिट में उनको दफनाया जाया करता था। कुछ पिट्स ऐसे मिली हैं जो सिर्फ नॉर्मली इसमें बॉडी दफनी हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे थे जिसमें साइड में ब्रिक्स की आउटलाइन कर रखी थी। शायद सोशल डिफरेंसेस को दर्शाता है, ये कुछ कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, और एक चीज़ और, इन जो बरियल्स थे डेड बॉडीज़ के साथ में ज्वेलरीज वगैरह भी पाई गई हैं। ऐसा नहीं कि वुमेंस में ही थी, वुमेंस के साथ ही ज्वेलरीज को दफनाया था, बट मैन जो थे उनके साथ में भी ज्वेलरीज को दफनाया जाता था। एक जेस्पर था, जेस्पर अ काइंड ऑफ सेमी प्रीसियस स्टोन, तो जो उसकी भी काफ़ी सारी ज्वेलरी मिली है जेस्पर की बनी हुई। लेकिन और हाँ, एक चीज़ और, ये जो आप देख रहे हैं पिक्चर में कॉपर मिरर है, ये एक डेड बॉडी के साथ ये भी वहीं पे पाया गया था जब एक्सकेवेशन किया। लेकिन हम इससे ये नहीं कह सकते थे कि वो लोग मतलब सेमी जो प्रीसियस चीज़ें थी उनको दफनाने में बिलीव करते थे या नहीं। इससे कहा नहीं जाता, क्योंकि सारी डेड बॉडीज़ के साथ तो नहीं मिला है, कुछ के साथ ही मिला है। अब उनकी लग्जरीज़ की बात करें तो इसको दो तरीके से बांटा गया है, एक यूटिलिटेरियन और एक लग्जरीज़। फर्स्ट कैटेगरी में आता है जो चीज़ें डेली यूज़ की होती हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जिनका इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि बर्तन हो गया एंड सुई वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें थी जो कुछ डेड बॉडीज़ के साथ मिली ही जाती थी, मतलब पाई गई हैं। एंड इन जो सेटलमेंट्स में लग्जरी थी, ये जो मतलब जो लग्जरीज़ थी वो तो ऑफ कोर्स कॉस्टली थी, जो रेयरली फाउंड है। एंड कुछ जो यूटिलिटेरियन थी वो बहुत ही मतलब कॉमन थी, जनरली हर जगह पाई गई है। एक पॉट है जैसे कि इस पिक्चर में दे रखा है, इसको फायंस बोलते हैं। एक मतलब बहुत ही कॉस्टली था। ये कॉस्टली इसलिए क्योंकि इसको बनाने में जो जो प्रोसेस लगता था वो थोड़ा डिफ़िकल्ट था। जनरली क्या होता था, ज़मीन से क्ले उठाते थे, उसको गम में मिक्स किया, देन फिर उसके बाद उसको फायर आग लगा के उसको जलाते थे, फिर एक परफेक्ट मतलब इस तरीके का एक मजबूत बर्तन तैयार होता था। इसको लग्जरी में ही काउंट करते थे वहाँ के लोग। तो ये वाला भी एक डेड बॉडी के साथ ही पाया गया है। अच्छा, एक चीज़ और है कि ये जो मतलब जो वैल्यूएबल चीज़ है ना, जो प्रीसियस चीज़ है, वो केवल हड़प्पा एंड मोहनजोदारो, जो मतलब जो बड़े बड़े दो सेटलमेंट है वहाँ पे ही पाए गए। बाकी जो मतलब जो स्मॉलर सेटलमेंट थे, लाइक जो मतलब मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा जैसे कि कालीबंगन वगैरह हो गया, वहाँ पे ये जो प्रीसियस जो लग्जरियस थिंग्स थी वो नहीं पाई गई हैं। वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि लाइक परफ्यूम बॉटल्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें पाई गई हैं। गोल्ड जो था वो बहुत ही रेयर था। एंड शायद प्रीसियस गोल्ड ज्वेलरी जो होती है वो प्रीसियस होती हो, क्योंकि बहुत रेयरली पाई गई है। एंड जो जितनी भी प्रीसियस थी, जैसे कि मैंने बताया, वो दो ही साइट्स पे पाई गई हैं, जो दो बड़े सेटलमेंट थे, मोहनजोदारो एंड हड़प्पा। और किसी भी कालीबंगन टाइप जो छोटी सेटलमेंट्स थे वहाँ पे नहीं पाए गए हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कि जो ये क्राफ्ट्स प्रोडक्शन वगैरह हुआ करते थे उसके बारे में। ये तो देख लें आप, जैसे कि ये मोहनजोदारो हो गया, ये मैप है ना, तो ये तो हम कल भी देख चुके हैं वैसे। नेक्स्ट क्राफ्ट्स मतलब जो लाइक
जो पिक्चर्स मिले हैं, जो टेराकोटा की एंड ऑल, ये सब बीड्स, नीडल्स वगैरह, इसका प्रोडक्शन कैसे होता था, क्या सब था, यही इसी सब के बारे में जानेंगे थोड़ा। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने शायद बताना भूल गई, जो गोल्ड ज्वेलरी थी वो जो हड़प्पा में पाई गई है वो जनरली होर्स से रिकवर्ड हुई है। होर्स क्या है? होर्स एक ऐसा ऑब्जेक्ट्स था, जैसे कि आज की बात कर लें तो एक टाइप का लॉकर, जहाँ पे ना वो सारी चीज़ें रखते थे जो बहुत ही केयरफुली रखे जाते थे, ऐसे ऑब्जेक्ट्स थे, कोई भी एक कंटेनर और बर्तन हुआ करता था। तो ये जो गोल्ड की ज्वेलरी थी वो वहीं पे पाई गई है, हड़प्पा में, होर्स में। ठीक है। अच्छा, हम क्राफ्ट्स की बात करें तो चुनोदारो एक छोटा सेटलमेंट था इस सिविलाइजेशन का। वहाँ पे मोस्टली सारे क्राफ्ट्स के काम हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पे जो है एक वो मिला है, मतलब जैसे कि हम कुछ भी बनाते हैं तो उसके छोटे छोटे टुकड़े रह जाते हैं ना, तो वहाँ पे सेल कटिंग्स के पीसेस मिले हैं। लाइक उससे पता चलता है कि वहाँ पे मेटल वर्किंग हुआ करती थी, वहाँ पे वेट मेकिंग हुआ करती थी, इसके एविडेंसेस मिले हैं। जब हमने वहाँ पे खुदाई करी है तो इसके सारे के हमें क्या मिले हैं? एविडेंसेस, मतलब कि सबूत मिले हैं। तो क्या था, बहुत सारे वेराइटीज़ होती थी मटेरियल की, जैसे कि स्टोन एक हुआ करता था, स्टोन जिसको बोलते हैं कार्नेलियन। कार्नेलियन मतलब एक बहुत ही सुंदर सा लाल कलर का पत्थर, उसको कार्नेलियन बोलते थे। जेस्पर, जेस्पर तो जैसे कि सेमी प्रीशियस स्टोन मैं पहले ही बता चुकी हूँ, क्वार्ज होता था। एंड स्टेटाइट, स्टेटाइट के बारे में भी बताया था। स्टेटाइट वो स्टोन है, वो पत्थर है जिससे सील्स बनी हुई होती थी। मेटल्स मिलते थे लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज एंड गोल्ड। गोल्ड जैसे रियली फाउंड था, ब्रॉन्ज तो था ही, क्योंकि ये जो हम बात कर रहे हैं ये ब्रॉन्ज एज को ही बोलते हैं हम इसको। जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता थी जिस समय, उसको ब्रॉन्ज एज, पाषाण काल आई थिंक हिंदी में। हाँ, तो कुछ जो बीट्स बनते थे, ये रहे बीट्स का एग्जांपल, ये निडल है, ये वहीं से खुदाई से प्राप्त हुए हैं हमें। तो जो बीट्स बनती थी ना, उसमें कुछ तो एक ही स्टोन से, एक ही पत्थर से पूरी बनी हुई होती थी, कुछ में ना दो दो पत्थर का यूज़ भी किया जाता था। उसको सीमेंटेड करके आपस में चिपकाते थे, या फिर गोल्ड, गोल्ड का ऊपर कैप लगा होता था। आज भी हम देखते हैं कि जो मोतियाँ मेनली जो क्या बोलते हैं, हाँ, रुद्राक्ष की माला जो होती है, उसमें भी कुछ मालाओं में ऊपर सोने का कैप ऊपर और नीचे लगा हुआ होता है ना, काइंड ऑफ दैट। ये बहुत पुराना मतलब जो भी है तरीका है कि इसमें गोल्ड कैप्स भी लगे हुए होते थे कुछ में। और किसी भी की जो मतलब शेप में काफ़ी सारी वेराइटीज़ होती थी, जैसे कोई सिलेंड्रिकल हो गया और कुछ बैरल शेप्ड हो गया, स्फेरिकल, तो तरीके की शेप्स से बनाते थे। और हम बात करें जो बीट्स को बनाने का जो एक टेक्निक थी, वो इसमें काफ़ी मतलब वेरिफिकेशंस था। और जो स्टेटाइट की बात करें तो वो एक बहुत ही सॉफ्ट स्टोन हुआ करता था, जिसको इजीली काट के काम में लाया जा सकता था। कुछ बीट्स दो थी वो स्टेटाइट पाउडर से भी बनते थे, मतलब कुछ ऐसा था कि ज्योमेट्रिकल शेप में भी बनी हुई होती थी। लाइक कुछ जैसे कि अभी बताया मैंने, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल, इस टाइप से ज्योमेट्रिकल शेप्स में भी काट के पत्थर को, बीट्स को बनाया जाता था। नेक्स्ट, अच्छा, जो ज्योमेट्रिकल शेप्स की जो मतलब बनती थी बीट्स, वो जनरली क्या था, हार्डर स्टोन जो होते थे ना, उनको कट करके बनता था। और जो स्टेराइट जो स्टोन था उसकी माइक्रो बीट्स कैसे बनती थी, ये अभी पता नहीं कर पाए हैं आर्कियोलॉजिस्ट इस पे स्टडी करी, लेकिन अभी पता नहीं चला है कि वो किस तरीके से बनाया करते थे। लाइक अच्छा, जो हमने अभी बात की थी जैसे कि कार्नेलियन जो एक प्रीसियस स्टोन था, वो उसके बारे में रेड कलर, ऐसा सब पता किया गया है कि जो उसका रेड कलर था ना, वो येलो कलर का पहले रॉ मटेरियल था। और जो वीट्स बनते थे उसको, मतलब जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिस टाइम पे प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब उसकी कई सारी स्टेजेस पे उसको बार बार आग में जलाया जाता था, जिससे वो येलो कलर का चेंज होकर रेड कलर का बन जाता था। तो ये काफ़ी मतलब टाइम कंज्यूमिंग और थोड़ी टिपिकल प्रोसेस होती थी, जिसकी वजह से वो एक प्रीसियस स्टोन की कैटेगरी में आता था। एंड जो क्या है कि मतलब जो उसके बाद क्या किया जाता था, नोड्यूल्स बन गए, पहले रफली बनते थे, मतलब कि उनमें इतनी अच्छी शेप वगैरह नहीं होती थी, एक तरीके के देखने में सही नहीं लगते होंगे। उसके बाद फिर उन्हें फाइनल शेप दी जाती थी। देने के बाद
फाइनली जब शेप देगी उसके बाद फिर उनको पॉलिश किया जाता था एंड देन बाद में ड्रिलिंग मतलब उसमें छेद किया जाता था, तब उसके बाद बीड्स बन के तैयार होती थी। और ये जो ड्रिल्स है ना वो चुनादारो और लोथल में बाकायदा मतलब इनके एविडेंसेस मिले हैं, खुदाई में बाकायदा मिली हैं ये। एंड सबसे अभी कुछ ही समय पहले सबसे रिसेंटली जो मिला है वो धौलावीरा में मिला है। एंड अगर हम दो और सेटलमेंट की बात करें, नागेश्वर और बालाकोट, ये जो है ये नियर द कोस्ट मतलब समुद्र के किनारे मतलब किनारे पर ही ये जो दोनों सेटलमेंट थे ये थे। इससे क्या है कि यहाँ पे जब किनारे पे थे तो शैल ऑब्जेक्ट बहुत इजीली, शैल मतलब जो समुद्र में देखे होंगे ना अपने संक टाइप, इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें समुद्र से निकलते हैं। मतलब जनरली जो क्या होते हैं समुद्री कीड़े वगैरह ही कहेंगे हम, मतलब मेराइन ऑर्गेनिज्म, उनके ऊपर एक शेल चढ़ा हुआ होता है कवरिंग टाइप की, उसके बहुत सारे ऑर्नामेंट्स बनते हैं। तो ये जो सेटलमेंट थे अलोंग द कोस्ट को किनारे पे, उन पर इसके एविडेंसेस पाए गए हैं कि वहाँ पर ऐसे ऑब्जेक्ट्स बना करते थे जैसे कि बैंगल, लेडल्स एंड इनलेज, ये सारे। और फिर उसके बाद क्या था, ये छोटे चुनादारो एंड लोथल, ये छोटी जो सेटलमेंट्स थे यहाँ पे चीज़ें बनने के बाद, प्रोडक्ट्स फाइनल होने के बाद फिर बड़े सेटलमेंट्स में जाते थे। लाइक कि बड़े सेटलमेंट अर्बन सेंटर हमने बात की कर रखी है जैसे मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा। मतलब पहले छोटे सेटलमेंट्स में जगह जगह चीज़ें बन के तैयार हो रही हैं, फाइनल होने के बाद मोहिंजोदारो एंड हड़प्पा जो बड़े अर्बन सेंटर है वहाँ के लिए ट्रांसपोर्ट हो रही हैं, क्योंकि वो वहाँ के लोग भी अच्छे रिच होंगे, जो भी था वो ज़्यादा इस्तेमाल किया करते थे एज़ कम्पेयर टू स्मॉल सेटलमेंट्स। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि सेंटर ऑफ प्रोडक्शन क्या थे इसके बारे में और ज़्यादा। एक सेकेंड। अच्छा, हमें ये कैसे पता चलता है कि मतलब यही जो थे वो सेंटर थे क्राफ्ट्स प्रोडक्शन के? वो ऐसे कि अभी भी हम देखें जनरली हम जब कुछ चीज़ बनाते हैं ना तो उसका वेस्ट मटेरियल बचा हुआ रह जाता है। जैसे कि कोई ऐसे करके पॉट बनाया है, इसमें से स्टोन में से कुछ कार्व आउट करना है, हमें कुछ काट के चीज़ निकालनी है, लाइक बीड ही बनाना है, तो क्या था कि छोटे छोटे जो टुकड़े थे ना उसका वेस्ट मटेरियल जो था वो तो बचा रह जाएगा। तो कई जगह पे मतलब जो साइट्स हैं जहाँ पे प्रोडक्शन हुआ करता था वहाँ पे ये छोटा छोटा जो वेस्ट है इसके काफ़ी सारे ढेर मिले हैं, जिससे पता चल जाता है कि यहाँ पे क्राफ्ट वर्क हुआ करता था, यहाँ पे स्टोन कटिंग होती थी, यहाँ पे शेल कटिंग होती थी, इससे ये पता चलता है। एंड वन मोर थिंग कि जो मतलब काफ़ी बड़े टुकड़े थे वेस्ट के, उनमें से छोटी छोटी चीज़ें भी बन जाया करती थी। मतलब उसमें से स्मॉल ऑब्जेक्ट्स तो बना ही सकते हैं ना हम, मतलब बड़ा पीस है वेस्ट है वो तो, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ बनी होगी, देन वो छोटे उसके इस कंपैरिजन में वो छोटा टुकड़ा रह गया, अब इसमें से कोई छोटा ऑब्जेक्ट तो हम निकाल ही सकते हैं ना। तो और इस चीज़ से ये भी पता चलता है कि जो बड़े बड़े सेंटर थे, अर्बन सिटीज़ थी लाइक मोहनजोदारो एंड हड़प्पा, वहाँ पे भी छोटी मोटी स्पेशलाइज सेंटर की तरह तो नहीं लेकिन थोड़ी बहुत वहाँ पे भी क्राफ्ट प्रोडक्शन हुआ करता था। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज फॉर प्रोक्योरिंग मटेरियल्स। ये टॉपिक के बारे में अभी यहाँ तक तो समझ में आ ही गया होगा आई गेस। अभी नेक्स्ट टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, जैसे कि इतना सारा क्राफ्ट प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके लिए मटेरियल ज़रूरी नहीं है कि एक जगह ही मिल जाए। जैसे क्ले है, क्ले के जितने भी जैसे लाइक ये हम देख रहे हैं इसमें ये क्ले का पॉट है, ये तो ये भी बनता था। तो क्ले के जैसे ये टेराकोटा है तो ये तो जनरली सभी जगह अवेलेबल होगी। लेकिन अगर हम बात करें जैसे स्टोन की, टिम्बर की एंड मेटल्स की कुछ, तो वो तो नहीं मिल सकती ना कि जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है वहीं पे मिले, अवेलेबिलिटी हो ज़रूरी नहीं है। तो फिर क्या था कि ये जो है दूसरी जगह से लाई जा सकती थी। एक वहाँ पे मिला है बुलक एंड कार्ट का, मतलब बैलगाड़ी का, मतलब बैलगाड़ी का एक लकड़ी का वो मिला हुआ है टॉय, टेराकोटा सॉरी मैंने लकड़ी गलत बोल दी, टेराकोटा का बना हुआ टॉय मिला है बुलक कार्ट। इससे ये पता चलता है कि जो ट्रांसपोर्टिंग के लिए पीपल उसका लैंड रूट का यूज़ किया करते थे, जिसमें बैलगाड़ी से ही जाते होंगे ऑब्वियसली, और साथ ही रिवर वाले रूट का भी यूज़ किया जाता था। जैसे इंदस और उसकी सहायक नदियाँ थी, आपस में इधर उधर जाने के लिए अच्छा खासा मतलब रिवर में वाटर अवेलेबिलिटी थी, तो कोस्टल रूट्स के लिए और उसके लिए रिवर वाले पानी के थ्रू भी साधन का ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया ही जाता था। नेक्स्ट है कि कुछ मटेरियल ऐसे थे जो हमारे
इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब जो जिस कॉन्टिनेंट पे ये हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उससे बियॉन्ड भी मतलब कुछ ऐसे एग्जाम्पल या ऐसे एविडेंसेस सबूत मिले हैं जहाँ से पता चलता है कि जो वो लोग व्यापार करते थे, जो चीज़ें थी वो अदर दूसरी सभ्यताओं में भी पाई गई हैं, जिससे पता चलता है कि कितना मतलब कितना लंबी दूरी पे भी उनका व्यापार हुआ करता था। अब जैसे कि हम क्राफ्ट्स के लिए मटेरियल की बात करें कि कौन सा मटेरियल कहाँ पे था, दूर दराज इलाकों से उसको लाया जाता था, फिर अच्छे मतलब तरह के क्राफ्ट्स बनाए जाया करते थे। जैसे कि पहले ही बात की है हमने नागेश्वर और बालाकोट की, जहाँ पे मतलब सेल्स अवेलेबल थे, जो सेल्स के जो भी क्राफ्ट्स बनते थे वो ऑफ कोर्स वहाँ पे ही बनते थे और वहाँ से सेल्स लाया जाता था। अगर अलग की बात करें तो एक सोर्तुगाई पाकिस्तान में जगह है जो कि फेमस है, लेपिस लजुली एक तरीके का सोर्स होता है। और ब्लू स्टोन जो था बहुत ही हाई वैल्यू था, हम जनरली वही चीज़ों की हाई वैल्यू करते हैं जो दिखने में अच्छे हो एकदम से और रेयरली मिलते हो। तो जो ब्लू स्टोन था उसका जो ब्लू स्टोन का सोर्स था वो लोथल था, वहाँ पे मिलता था। एंड कार्नेलियन का सोच भरूच गुजरात में था। स्टेटाइट जो मटेरियल था वो राजस्थान एंड नॉर्थ गुजरात में मिलता था। एंड बहुत सारे मटेरियल्स राजस्थान में तो आज भी मतलब काफ़ी सारे जो मेटल्स हैं वो मिलते हैं आज भी, मेटल्स की वहाँ कोई कमी नहीं है। एंड अदर जैसे कि एक जो क्षेत्रीय रीजन है राजस्थान का, वहाँ पे कॉपर अवन मतलब काफ़ी प्रचुर मात्रा में था। और साउथ इंडिया से में गोल्ड आज भी जो इंडिया में अगर गोल्ड मिलता है तो वो साउथ इंडिया ही में है। वो अलग बात है, अभी बिहार में भी जो खाने वगैरह पाई गई हैं। और साउथ इंडिया की गोल्ड के ऊपर तो पूरी अभी पिक्चर ही आई है, KGF देखी होगी ऑब्वियसली सभी ने। एंड तो इसी तरीके से जगह जगह से मतलब रॉ मटेरियल्स को लाते थे, ट्रांसपोर्ट होता था। और इससे ये भी पता चलता है कि लोकल कम्युनिटीज़ का आपस में कम्युनिकेशन था, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड थे। और साथ ही जो मतलब जैसे कि स्टेटाइट माइक्रोबीट्स थी वो हड़प्पा की थी, वैसे जगह जगह वो भी उनके सबूत मिले हैं, वो पाई गई हैं। इसका मतलब यही था ना कि ट्रांसपोर्ट होके एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें जा रही हैं। और हम बात करें एक क्षेत्रीय एरिया है जिसकी वजह से उसको आर्कियोलॉजिस्ट ने गणेश्वर जोधपुर कल्चर भी बोला है। वहाँ पे मतलब वो फेमस है नॉन हड़प्पन पॉटरी के लिए। एंड वहाँ पे ना बहुत ही मतलब कॉपर रिच है एकदम से, बहुत सारा कॉपर वेल्थ था वहाँ। तो ये हो सकता है पॉसिबल कि मतलब वहाँ से ही कॉपर की सप्लाई हुआ करती होगी हड़प्पन्स के लिए पॉसिबली। तो ये था कि जगह जगह से चीज़ें आ रही थी या मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट अच्छा खासा था, कहीं कुछ रॉ मटेरियल मिल रहा है कहीं कुछ मिल रहा है। एंड तो वहीं से सारे क्राफ्ट्स वगैरह प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि वो लोग कितने डेवलप थे, हमारा कल्चर कितना फ्लरिश्ड था। लाइक कल ही मैंने बताया जो हम पे इतना दिनों राज करके गए हैं ब्रिटिशर्स, ये बोल के कि हम मतलब एक तरीके से गंवार हैं, उनकी लैंग्वेज में वो बिल्कुल ही गलत था, ऐसा कुछ भी नहीं था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मतलब इंडिया से, इंडियन सब कॉन्टिनेंट से इस सिविलाइजेशन का दूसरी से अदर सिविलाइजेशन से क्या कॉन्टेक्स्ट थे, मतलब कैसा ट्रेड था उनका वहाँ से, किस तरीके से व्यापार था, कैसे आपस में संबंध थे। तो इस बारे में नेक्स्ट टॉपिक है। अच्छा, ये हम इस मैप में देखते हैं कि ये जो हो गया ये मेसोपोटामिया था, यहाँ पे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन थी। ये आप देख सकते हैं ये हमारा इंदस IVC सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो आप समझ सकते हैं कि इतना लंबा ट्रेड करके जाते थे, कितनी अच्छा ट्रांसपोर्ट की सुविधा कितनी अच्छी होगी। हाँ, तो आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता किया है कि शायद जो कॉपर था वो ओमान से लेके आया जाया करता था, मतलब ओमान से आता था, जो कॉपर था वो ओमान से आता था। और फिर एंड अरेबियन पेनिसुला से भी, ईस्टर्न अरेबियन पेनिसुला जो है वहाँ से हमारे कॉन्टेक्ट्स थे। और एक चीज़ और पता चली है कि जो ओमानी कॉपर था और हड़प्पन के जो आर्टिफैक्ट्स थे, मतलब जो वहाँ के चीज़ें थे कॉपर की और जो ओमान की थी, दोनों में ना निकल के ट्रेसेस, निकल एक मेटल होता है उसके मतलब निकल की दोनों में निकल के ट्रेसेस पाए गए, मतलब कुछ मात्रा में निकल पाया गया है दोनों जगह के आर्टिफैक्ट्स में।
हो सकता है कि दोनों की ओरिजिन सेम हो, मतलब दोनों की प्राप्ति जो जहाँ से बनाया गया हो वो जगह सेम हो, या फिर ये भी हो सकता है कि कॉन्टेक्ट्स बहुत अच्छे हों। एक तरीके का, एक अलग ही तरीके का उनकी वेसल हुआ करती थी जिस पे ना ब्लैक कलर की कोटिंग थी। एक्चुअली मैं अभी दिखाती हूँ, एक सेकेंड। हाँ, दिस वन। ये जो वेसल है इस पे ब्लैक कलर की कोट चढ़ी हुई है। ये इसलिए थी कि शायद कुछ भी इसमें डालते हो या भरने के लिए होता होगा, तो जिससे लीकेज ना हो। तो ये वाला जो वेसल है वो ओमान की साइड्स पे भी पाई गई है और इंडिया में भी पाई गई है। शायद हम लोगों ने उनको एक्सचेंज करा हो या फिर जो भी हुआ हो, इससे मतलब ये पता चलता है कि आपस में कॉन्टेक्ट्स थे हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी, एंड जो हम जहाँ से जो अदर सिविलाइजेशंस थी वहाँ से भी। एंड जो मेसोपोटामिया के जो टेक्स्ट हैं जो 3rd मिलेनियम BC की, उससे ये पता चलता है, उस उनमें ऐसे लिखा हुआ है कि जो कॉपर था ना उस रीजन में वो मेगान से आता था, मतलब कि ओमान का अनदर नेम MAGEN। मुझे नहीं पता ढंग से इसको प्रोनाउंसिएट करना है, मैं बहुत ही गंदा प्रोनाउंसिएशन है मेरा। मेगान और मेगन क्या बोलेंगे जो भी है। तो यहाँ से जो कॉपर आता था मेसोपोटामिया के टेक्स्ट में, मेसोपोटामिया की बुक्स वगैरह में जो टेक्स्ट है ओल्ड, वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। मेसोपोटामिया की साइट्स में भी काफ़ी मतलब जो कॉपर है वहाँ पे मतलब निकल के ट्रेसेस पाए गए मेसोपोटामिया की साइट्स पे। ये इससे ये भी पता चलता है कि लॉन्ग डिस्टेंस मतलब कॉन्टेक्ट्स कितने थे। और जो हड़प्पन सील्स और जो वेट्स मतलब तोलने वाले और बीट्स से भी पता, बीट्स भी मतलब ये सारे तीनों चीज़ें हड़प्पा की सील्स, बीट्स एंड बीट्स, ये सारी मेसोपोटामियन की साइट्स पे पाई गई हैं। इससे पता चलता है हमारे और उनके बीच के कॉन्टेक्ट्स का। नेक्स्ट हम बात करें, एक सेकेंड। अच्छा, जो मतलब मेसोपोटामियन टेक्स्ट हैं उसमें ये भी बताया गया है, एक रीज़न का जिक्र है जिसको दिलमन, जैसे अभी मैंने बताया था आपके लिए, दिलमन नाम के रीज़न का। शायद इसको आज के बहरीन से हम समझ सकते हैं कि आज का जो बहरीन वाला आइलैंड है उसी के लिए दिलमन कहते होंगे। एंड मेगान नाम जगह का जिक्र है। एंड मेलुआ शायद जो मतलब हड़प्पा की सिटी था, हड़प्पन रीजन था, शायद उसके लिए उन्होंने मेलुआ का यूज़ किया हुआ, मेलुआ शब्द का। और फिर उन टेक्स्ट से ये भी पता चलता है लेखों से कि जो मेलुआ जगह थी मे बी इट वाज हड़प्पन रीजन। वहाँ से कॉन्टेक्ट्स और कई सारी चीज़ें जैसे कि लेपिस लेजूली, कॉपर, गोल्ड एंड वुड, इन ये सब चीज़ें वहाँ से जो मेसोपोटामियंस थे, जो मेसोपोटामिया के लोग थे, वहाँ से इन सब चीज़ों का इंपोर्ट वगैरह मतलब जो भी था ये वहाँ पे पाई जाती थी उनके टेक्स्ट में, इस तरीके से लिखा हुआ है। एंड एक और मिथ के बारे में, ये चीज़ मेरी ज़्यादा समझ में मेरे भी नहीं आई, लाइक मतलब एक मिथ है मेसोपोटामियन टेक्स्ट में, एक तरीके का मिथक है कि उन्होंने एक वर्ड का जिक्र किया है, हाजा बर्ड की, मतलब कि आपकी जो मतलब पक्षी है वो हाजा बर्ड जैसा हो कि जिसकी आवाज़ रॉयल प्लेस तक सुनाई दो, इस तरीके से लिखा हुआ है। शायद जो हाजा बर्ड है उसका मतलब मोर को कहा गया हो, मे भी हो सकता है, जो ये इसका नाम है वो उसकी मतलब उसको जो कहते थे उसी से ड्राइव्ड हुआ है। एंड साथ ही पता चलता है कि कम्युनिकेशन थे ओमान से, मतलब बहरीन और मेसोपोटामिया के ओमान से कम्युनिकेशन थे बाय सी रूट के द्वारा, ये टेक्स्ट में लिखा हुआ है। और एक ये भी लिखा हुआ है कि जो मतलब जो मेलुआ था वहाँ पे लैंड ऑफ सी फेरर्स, मतलब कि जो मेसोपोटामियन टेक्स्ट में मेलुआ को एज अ लैंड ऑफ सी फेरर उन लोगों ने डिस्क्राइब किया हुआ है। और साथ ही शिप्स का, मैंने ये वो पिक्चर शायद लगी नहीं है, मैं भूल गई, एक मतलब सील पाई गई है जिस पे इस तरीके का, एक्चुअली मैं बना के दिखाती हूँ, जैसे ये दिस टाइप ऑफ सील, एंड इस पे इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप की सिप बना हुआ है। तो इससे पता चलता है कि मतलब जो बोट्स बनी हुई हैं और शिप्स बने हुए हैं, इससे पता चलता है कि मतलब जो सी के थ्रू वो ट्रेड भी हुआ करता था। एंड ये जो आप सिलेंड्रिकल सील देख रहे हैं ये मेसोपोटामिया की सील है, और ये हमें इंदस वाली IBC इंदस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन से मिली है। एंड दिस वन इज सिलेंड्रिकल सील, ये दोनों मेसोपोटामियन सील हैं और ये हमें इंदस वैली सिविलाइजेशन वाले रीजन से मिली हुई हैं, इंदस रीजन से। तो इससे ट्रेड का एविडेंसेस होते हैं। एक्चुअली मुझे और भी स्लाइड्स थी बट ये काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया, तो अभी इसको यहीं पे बंद करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे आगे वाले टॉपिक लाइक
सील्स एंड सीलिंग्स, ये सब जो वेट्स वगैरह ये सब रह ही गया। चलो ये वाला लेक्चर यहीं पे क्लोज़ करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड डे एंड सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।